हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या हो सके, इससे लाभान्वित हो सके। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या आपको पता चल रहा है? व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, ऐसा नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज 1842 में व्हीटस्टोन साइंटिस्ट ने दिया था, उसी के नाम पर है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में रेजिस्टेंस, जो अननोन रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट करना होता है एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने इस रेजिस्टेंस मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाया। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहते किसे हैं? तो देखो लिखा हुआ है वैसे ये, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस इन विच वी फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रिमेनिंग 3 नोन रेजिस्टेंस। मतलब ये एक अरेंजमेंट है किसका? 4 रेजिस्टेंस का, जिसमें हम एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमेनिंग 3 नोन रेजिस्टेंस। जो 3 नोन रेजिस्टेंस होते हैं ना, इसके मदद से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। प्यारे बच्चे, अब ये तो समझ में आ गया आपको प्रिंसिपल क्या होता है इसका। ये तो ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस के टर्म में हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसका सिस्टम क्या होता है, सॉरी प्रिंसिपल क्या होता है? देखो प्रिंसिपल क्या है, इफ इसको समझना, इफ P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो, देन करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, करंट फ्लो through the galvanometer will be equal to 0। मतलब कहने का Ig जो होगा ना, वो किसके इक्वल होगा? 0 के। या Ig इक्वल टू 0 तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। समझ में आई बात है? मतलब कहने का अगर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है, वैसे सिचुएशन में करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो अब इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को मुझे क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करेंगे? इसका प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ करने के ना 2 मेथड्स है। एक तो ओम्स लॉ से और दूसरा क्या किससे करते हैं? किरचॉफ से। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जाम में, वो किरचॉफ्स लॉ से पूछे गए हैं। तो पहले मैं बाय किरचॉफ्स लॉ कर देता हूं प्रूफ, उसके बाद ओम्स लॉ से भी सिखा दूंगा। तो पहले करते हैं क्या? बाय किरचॉफ्स लॉ। देखो किरचॉफ्स लॉ तो तुमको पढ़ा है तुमने, इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो है जरूर देखो, नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। किरचॉफ्स लॉ देखो, किरचॉफ्स लॉ से कैसे होता है। ये करंट जो है ना, इस सर्किट, यहां से सेल से करंट निकलता है I, और यहाँ पास होता है, इसको कहते हैं I1। यहाँ पर इस पॉइंट से जो बटेगा, जितना करंट जाएगा, इसका नाम मैंने लिख दिया I1। ये I1 यहाँ तक जाएगा, ये I2 जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? I2। ठीक है, क्लियर? अब जैसे ही I1 जाएगा ना, तो I1 यहाँ से I1 में से Ig करंट गैल्वेनोमीटर में पास करेगा, तो I1 माइनस Ig इतना। ठीक है, और ये जो आगे जाएगा वो I2 प्लस Ig होगा। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो ये आगे हम ऐड करके ऐसे निकालेंगे। अब हमें क्या करना है? लूप में मूव करना है। किरचॉफ्स लॉ में यही तो करते हैं हम, लूप में मूव करते हैं। देखो ABDA इस लूप में और एक इस लूप में, ऐसे मूव करना है। देखो इन लूप अप्लाइंग KVL इन लूप ABDA, अप्लाइंग KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप ABDA। ठीक है, ABDA में हम क्या करेंगे? इसको लूप को इस लूप में मूव करेंगे। अब देखो जैसे ही तुम रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में मूव करोगे, सॉरी करंट के डायरेक्शन में मूव करोगे, तो I1 इंटू P। ओके, अब इसमें मूव करोगे तो क्या हो जाएगा? Ig इंटू G, और इसके अपोजिट, करंट के अपोजिट मूव करोगे। मैंने इसको कहा था अपोजिट मूव करने में नेगेटिव लगाएंगे, I2 इंटू R। ठीक है, ये सारा चीज मैंने डिस्कस किया है।
और इक्वल टू 0। ओके, अब करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। इसको क्या करना है आपको, आपने ये माना कि ये कंडीशन तभी फुलफिल होगा, जो कंडीशन बैलेंस कंडीशन निकालेंगे वो तभी फुलफिल होगा जब IG इक्वल टू 0 होगा। तो IG इक्वल टू अगर 0 होगा, IG इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब I1P इक्वल माइनस इंटू I2R इक्वल टू 0। तो I1P इक्वल टू I2R। ये क्लियर है, ये पहला इक्वेशन है। क्या है, पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में आपको लूप में, इस लूप में मूव करना है, BCDB में, इन लूप BCDB में। अब यहां भी क्या लगा रहे हैं आप, KVL, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या लगा रहे हैं, KVL। प्यारे बच्चों, जैसे BC के अलॉन्ग मूव करते हैं तो I1 माइनस IG इंटू Q, ओके, करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। I1 माइनस IG इंटू Q करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस I2 प्लस IG इंटू S, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस IG इंटू G इक्वल टू 0। क्लियर है कंसेप्ट? तो अगर क्लियर है तो IG इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 0, ठीक है। तो IG 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S इक्वल टू 0। मतलब कहने का, इसको यहाँ लिखो, ये I1 इंटू Q इक्वल टू I2 इंटू S, ये इक्वेशन नंबर कितना है, 2 है। ओके, तो ये I1 डिवाइडेड, आप डिवाइड कर दो, I1 डिवाइडेड बाई व्हाट, 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो, इसको जैसे डिवाइड करेंगे बेटा, I1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, और यही है बैलेंस कंडीशन ऑफ वीटस्टोन ब्रिज। और इससे तुम चाहो तो S की वैल्यू निकाल सकते हो, तो S इधर कर दो, Q अपॉन P, ये Q उधर जाएगा, P इंटू R, ठीक है, ये है S। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ वीटस्टोन, सॉरी, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस। ये तो बैलेंस कंडीशन है ही, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो यही तक काम खत्म हो जाएगा वैसे बैलेंस कंडीशन का, बैलेंस कंडीशन, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, इसको लिख यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड, ये तो प्रूफ करना रहता है आपको। तो ये हो गया, किससे हम करें, किरचॉफ्स लॉ से। अब एक बार रफ करते हैं और फिर इसको ओम्स लॉ से देखते हैं, ठीक है। प्रूफ करना है हमको, प्रूफ, ये दूसरा है तरीका बाय ओम्स लॉ। किससे बेटा, ओम्स लॉ से, ठीक है। तो ओम्स लॉ से जब इसको प्रूफ करेंगे ना आप, तो ओम्स लॉ से कैसे प्रूफ होगा, देखिए, VB जो है, VB इक्वल टू VD होगा, ठीक है। क्या होगा, VB इक्वल टू VD, क्यों, क्योंकि इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है। ये इसको रफ कर दीजिए, ये तो कंडीशन हो गया आपका मूव करने वाला, यहाँ पर करंट तो जा ही नहीं रहा है, तो IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब ये पहले ओम्स लॉ से ही प्रूफ हुआ था वीटस्टोन ब्रिज, बाद में जब किरचॉफ्स का लॉ आया तो उससे भी प्रूफ हुआ, ठीक है। तो ये 1842 में वीटस्टोन ने दिया था, साइंटिस्ट ने, और किरचॉफ्स लॉ 1845 में, और ओम्स लॉ 1828 में, तो पहले ही आ गया है, 1845 से पहले ही। मतलब कहने का, ओम्स लॉ से पहले प्रूफ किया गया, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ से। अब देखो इधर, VB इक्वल टू VD, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल पोटेंशियल है। जब समान पोटेंशियल में होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे नदी में जो पानी बहता है वो क्या होता है, थोड़ा सा हाइट पर रहता है, अपर हाइट से लोअर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जहां पॉन्ड है, तालाब है, ठीक है, तो तालाब में पानी जो है ना स्थिर रहता है, स्टैटिक रहता है, क्या, वहां लेवल सेम है। तो लेवल जहां सेम है वहां पर करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। अब चलो इक्वल है तो आगे बढ़ो, इसमें से
इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से बी ए माइनस बी बी कर सकते हैं, और इस वाले से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो बी ए माइनस बी डी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब आगे बढ़िए, और बी ए माइनस बी बी दोनों में माइनस लगा दिया, इसमें माइनस लगा दिया, और ए बी ए क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो I1 इंटू पी, I1 इंटू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इंटू आर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अगेन फिर से करेंगे, वी बी इक्वल टू वी डी इतना है। अब इसमें से माइनस कर ले कितना, सी को, वी बी माइनस बी सी इक्वल टू वी डी माइनस बी सी इतना हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल एट सी को हम सब्ट्रैक्ट कर लिए दोनों से। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते। अरे देख 5 इक्वल टू 5 है तो 5 माइनस 2 कर सकते हैं, 5 माइनस 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो ये तो हो ही जाएगा। अब देखो यहाँ पर I1 माइनस आई जी इंटू क्यू इक्वल टू I2 प्लस आई जी इंटू एस, ये अननोन है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एस है। अब देखो इसमें तुम क्या कह रहे हो, आई जी इक्वल टू 0 तभी कंडीशन निकलेगा। ठीक है, तो कंडीशन निकालने के लिए आई जी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा तुमको। तो इसको आई जी इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू क्यू इक्वल टू I2 इंटू एस। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया बताओ, 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर दे तो I1 P अपॉन I1 Q इक्वल टू I2 R I2 S। ठीक है, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। समझ में बात आई। मतलब ये जो है ना, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, इसका ये कंडीशन। ठीक है, तो ओम्स लॉ से भी हो गया, हमारा किरचॉफ्स लॉ से भी हो गया। अब इसमें ना एक दो नोट्स लिखेंगे एक, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके प्यारे बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन 3 तरीके से, 1 2 3। ओके, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉपर मैंने व्यू दे दिया है। ठीक है, इसी को नीचे कर देगा, इसको ऊपर कर देगा, ऐसे तरीके से भी कुछ बना देते सर्किट, तो कोई नहीं, लेकिन प्रॉपर आपको इसको समझना है कि कैसे इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसको अगर आप ब्रेक करते हैं, इसको यहाँ पर ये इसको मैनिपुलेट करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप हमेशा अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें पता चल जाएगा, बट एक बार देख लीजिए। इसको ए नेमिंग कर दीजिए, ए बी आपने इसको इसका नाम रखा है, तो ऑफकोर्स सी इसका रख लीजिए और डी इसका रख लीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है सी इसका भी रख सकते हैं, डी इसका भी रख सकते हैं, कोई अपोजिट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए, ठीक है, ये जो पॉइंट है जैसे जैसे आप मीट करते जा रहे हो वैसे लिखिए, डी और ये सी और ये बी। ऑफकोर्स इतना तो आपको पिक्चर क्लियर ही होगा कि हाँ 4 रेजिस्टेंस होते हैं तो 4 आर्म्स तो होने ही चाहिए व्हीटस्टोन के लिए। अब देखो ए से डी के बीच क्या लगा हुआ है, ए से डी के बीच लगा हुआ है क्यू। ओके, ए से सी के बीच क्या लगा हुआ है, पी। क्लियर, और डी से सी के बीच क्या लगा हुआ है, डी से सी के बीच जी है। डी से सी के बीच पता चल गया, सी से बी के बीच क्या लगा हुआ है, आर, एंड डी से बी के बीच क्या लगा हुआ है, एस। ये है एस। क्लियर, इतना। ओके, तो अब ये P है। अब देखो Q अपॉन S इक्वल टू P अपॉन R, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसी चीज को आप इंटरचेंज करें तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S लिख सकते हैं। मतलब बात तो यही हो गई ना, यहां पर लिख लो।
थोड़ा सा चेंज करना तो आना ही चाहिए। इसको देखो, इसको लिखोगे तो कितना लिखोगे, P यहाँ पर Q अपॉन S इक्वल टू P अपॉन R। तो P अपॉन Q यहाँ नीचे लिख लो, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, P अपॉन Q टू R अपॉन S। क्लियर है? तो ये ऐसे लिख सकते हैं। अब सिमिलरली इसका कंडीशन अगर हमको लिखना है, इसको लिखना है, तो हम लिख सकते हैं इसको। देखो इसको लिखो, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर इसके ब्रांचेज जो है ना ऐसे, यहाँ है P। वैसे तो इसको लिखने की वैसे समझ में देख के ही लग रहा है आपको, बट मैं लिख देता हूँ। ये ऐसे है, ये यहाँ से P Q एंड P Q, देखो R एंड S, ठीक है। ये है आपका A और B, ठीक है। अब इसको हमने, ये ट्रायंगल है, देखो यहाँ पर A एंड B है, तो हम A C एंड D लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको पीछे ऐसे खोलना होता है, ऐसे रख दो बस। ये गैल्वेनोमीटर है, ये क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऐसे। तो इसको हमें अगर खोल के लिखे बाहर करके, तो यहाँ पर ये जो है ना, ओके, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ये G है और यहाँ Q है, ठीक है। G का रेजिस्टेंस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये G है, यहाँ पर P है, ये Q है और यहाँ पर ये R है, R है, और ये क्या है, S, ये A है और ये क्या है, B है। मतलब हम लिख सकते हैं इसको फिर सिंपलर, वैसे ही सिचुएशन P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S, सेम यहाँ पर P अपॉन Q कर लो, अब करके R अपॉन S कर, सॉरी S अपॉन R कर लो, ठीक है। क्लियर, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? अब नहीं है दिक्कत वाली बात तो आगे बढ़े, इतना क्लियर है। ये नोट था कि हम इस पर्टिकुलर सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज को ऐसे भी डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है इस पर कि यदि हमने यहाँ पर एक, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, इसमें सेल लगा रहता है, अगर हम सेल और गैल्वेनोमीटर के पोजीशन को चेंज कर दें तो क्या बैलेंस कंडीशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस निकालना बेनिफिशियल है कैसे, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता क्या है कि यदि हम, मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, G एंड EMF के पोजीशन को, गैल्वेनोमीटर एंड सेल के पोजीशन को चेंज कर दे तो बैलेंस कंडीशन जो है, इसका बैलेंस कंडीशन क्या होगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो क्या ये बैलेंस्ड पोजीशन में रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब सेल हमने G की जगह पर लगा दी और EMF की जगह पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो क्या ये रहेगा बैलेंस कंडीशन में या नहीं रहेगा। देखो सिंपल सा है कि अगर मान लो तुमको थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए, तो तुम सेल को बाहर लगा लो, गैल्वेनोमीटर का अंदर लगा लो, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको रब करो, सिचुएशन तो यही है, बट यहाँ से हटाओ और इसके पास जो है ना ये सेल आ गया और ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ है गैल्वेनोमीटर। क्लियर पॉइंट। अब जब पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आई बातें, तो आगे बढ़ो। देखो ये है सिचुएशन, ठीक है। अब देखो हमने इसके अकॉर्डिंग P अपॉन Q लिखा है, बीच वाला जो है ना गैल्वेनोमीटर है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, R अपॉन P लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हमने R अपॉन S, ठीक है। तो जैसे ये गैल्वेनोमीटर की बात है तो S अपॉन Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो क्या हम इसको इस जगह क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं, R अपॉन S इक्वल टू P अपॉन Q, तो यस। अब देखो यही चीज तो है, सेम ही तो है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, इसको इंटरचेंज कर लो, बात एक ही है। P अपॉन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन S। मतलब कहने का, ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ
galvanometer with the cell, there will be no effect on balance condition of Wheatstone bridge. ठीक है, on interchanging of galvanometer with cell, there will be no effect on Wheatstone bridge. Wheatstone bridge के बैलेंस कंडीशन ऑफ Wheatstone bridge. ठीक है, बैलेंस लिख लो यहाँ पर, बैलेंस कंडीशन ऑफ Wheatstone bridge. ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आई बातें? अगर इतनी बातें समझ में आई तो आगे बढ़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी में सॉल्व करते हैं अपन। कि थोड़ा सा रफ कर ले थोड़ा सा। ये तो लिख लिया ना, लिख लिया तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटाओ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट हो गया, व्हाई it is beneficial to find unknown resistance with the help of Wheatstone bridge. ये Wheatstone ब्रिज से फाइंड आउट करना क्यों बेनिफिशियल है, ऐसा क्यों बेनिफिशियल है? देखो इसका आंसर है प्रॉपर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। अब नल डिफ्लेक्शन क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में जब उसका निडल 0 पर ही लाई करता है तो उसको कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, सेल का ईएमएफ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस, आमीटर, वोल्टमीटर, किसी का भी रेजिस्टेंस उसमें क्या होता है, इसमें लगा रहता है कुछ। आमीटर भी करंट की रीडिंग अगर मेजर करनी है तो उन सब का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। सिर्फ हमको जो अननोन रेजिस्टेंस चाहिए वो मिलता है। तो जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, एक्यूरेसी जो होती है वो ज्यादा होती है किसमें? Wheatstone ब्रिज में। तो इट वर्क्स, लिख लो, इट वर्क्स on the principle of Wheatstone, null deflection method, principle of null deflection. So resistance of galvanometer G and cell does not affect the unknown resistance unknown resistance को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, सेल अननोन रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल का रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, डज नॉट इफेक्ट द अननोन रेजिस्टेंस। दैट्स व्हाई दैट सो का यूज कर लियो तुम। दैट्स व्हाई वी able to find the unknown resistance with accuracy के साथ हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई इंटरफेयर तो करता नहीं है, तो हम इजीली क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? अब इस पर ना आस्क न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यही ले लूं क्या? चलो इसको रफ करते हैं, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कितना करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। मैंने बताया था ना, इस तरह के सर्किट दे देता है और उसमें फाइंड आउट करना है। 2015 में ऑल इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो
तुमको मैंने बताया कि इसका नेमिंग करो, ए बी तो यहाँ दे रखा है तो तुम सी लिख लो और इसको डी लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े और पॉइंट बनाए। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सर्किट। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी नेमिंग के लिए इसको अरेंज तो करो, ठीक है, ताकि तुम इसको आसानी से सॉल्व कर सको। तो ए बी ये नेमिंग कर लीजिए इसका, ए, उसके बाद यहाँ ए है, ये डी है और ये सी है, ये सी है, और ये जो है ना ये बी है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको आगे बढ़ो, ए जो है उसको लिखो तो ए डी सी, ये है, ठीक है, और ए से सी है, ए से सी, ठीक है, 2 ओम। ये भी कितना है, ये 1 ओम है और ये क्या है प्यारे बच्चों 2 ओम, और ये जो है ना यहाँ है 5 ओम। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो डी से बी, ठीक है, डी से बी ये कितना ओम है, डी से बी है 2 ओम, ओके, और ये है 4 ओम, ओके, ये बी, ओके, क्लियर? अब देखो इसका रेशियो अगर निकाला जाए, ठीक है, तो हम देखेंगे, देखो इसका रेशियो निकालो, 1/2 इक्वल टू 2/4, ये रेशियो क्या आ जाएगा 1/2, इसको कट करोगे ना तो 1/2 आ जाएगा, मतलब ये क्या है इक्वल है, और इक्वल है तो ये कंडीशन तो बैलेंस कंडीशन तो है व्हीटस्टोन ब्रिज का। सामने ये भी लगाओ, करंट निकालना है ना तो सेल लगाना तो जरूरी है 10 वोल्ट। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको जैसे ही बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका सीधा मतलब है ये वाला रेजिस्टेंस तो काम करेगा ही नहीं, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो ये जब जाएगा ही नहीं तो यहाँ IG = 0 है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस तो गया, ठीक है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो ये अब हमें क्या करना है, यहाँ इसके और इसके बीच इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। प्यारे बच्चों ये दोनों क्या होगा, अब इसको रीअरेंज कर लो एक बार, फिर तुमको क्लियर हो जाएगा। ये जो होगा यहाँ से ये ऐसे आएगा, ऐसे लिखोगे, और ये इस तरह से, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो है ही यहाँ पर। तो ये 10 वोल्ट है, 1 ओम है, 2 ओम है प्यारे बच्चों, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 3 होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 6 होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आता ही आपको निकालना, सीरीज कॉम्बिनेशन में एडिशन। तो इन दोनों को करने के बाद यहाँ पर लिखोगे तुम 3 ओम, और ये जो है ना ये आ जाएगा कितना 6 ओम, कोई दिक्कत नहीं ना, 10 वोल्ट। अब हो गया, इसको इक्विवेलेंट निकालो और सर्किट में लगा दो। देखो ये जो है ना ये 3 and 4, एक मैं इधर नीचे ले लेता हूँ इसको, 3 and इसको जब सॉल्व कर 3 × 6/3 + 6, नहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 रेजिस्टेंस का निकालता है तो R1 × R2/R1 + R2, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला देख लेना एक बार। 18/9 2 ओम हो जाएगा ये, तो ये तो हो गया 2 ओम, और यहाँ पर सेल तुम्हारा लगा हुआ है कौन सा 10 वोल्ट का, नहीं तो 10 वोल्ट वाला लगा हुआ है यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना, I की वैल्यू निकालनी, I = क्या होगा 10/2, मतलब 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ, नहीं ना, सब क्लियर? चलो आगे बढ़ो, ये 5 एम्पियर हो गया, इसका इक्विवेलेंट सिंपल था, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें बस इसको जो नोट में पॉइंट लिखा है, इसको A को अंदर है तो उसको क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, ठीक है, तो बाहर कर लो, इसको जैसे है वैसे ही कर लो। यहाँ पर A आ गया, ये है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ओके, और यहाँ से ये जो है ना यहाँ से ये कितना ओम है, ये 2 ओम है, ये भी यहाँ पर है 2 ओम, ठीक है प्यारे बच्चों, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम, और ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम, ठीक है, ये बी है, ओके। अब देखो ये 2:2 2:1 आ जाएगा, तो ये तो कंडीशन है, ये हो गया। अब देखो इसको इसके इक्विवेलेंट निकालना है तुमको, एक वर्चुअल बैटरी लगा लो, क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये दोनों जो है ना ये सीरीज में आ जाएगा, ये ऐसे है, ये इस तरह से ये सीरीज में आएगा,
इस तरह से। ये 2 ओम, 2 ओम क्या हो जाएगा, 2 ओम 2 ओम, ये 2 ओम 2 ओम क्या हो जाएगा 4 ओम, 4 ओम, 4 ऊपर 4 नीचे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट यहाँ पर निकाल लो, 4 × 4 अपॉन 4 प्लस 4, ये कर सकते हो 16 अपॉन 8, 2 ओम। या तरीका ये है कि 4 अपॉन 2 कर लो, नहीं एक जब इक्विवेलेंट इक्वल रेजिस्टेंस रहते हैं तो R अपॉन N का फॉर्मूला सिखाया ना, तो एक देख लो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अरे तो इक्विवेलेंट किसका निकाल रहा है, कंफ्यूज मत होना भाई, 4 ओम का रेजिस्टेंस निकाल रहा है इक्विवेलेंट, तो 4 ओम इतना हो जाएगा, ये है ऐसे, तो 4 अपॉन N, ठीक है, तो 4 अपॉन N, 4 तो है ही, N की जगह पर क्या हो जाएगा 2, तो 4 अपॉन 2 मतलब 2 ओम का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए इसका, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना 4। ओके, थैंक यू।